नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक विशेष प्रोग्राम में। और शिक्षा दीक्षा के प्रोग्राम में आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी जर्नी आपको जानकर आपको एक आज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको आपके अंदर एक ज़रूर एक ऐसा ऊर्जा आएगा जिस ऊर्जा के आधार पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आपको एक जो आपका लक्ष्य, अगर अपने लक्ष्य से आप भटक गए हैं तो फिर आपको इस सर की जर्नी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें भी जो हमें मंजिल है उसको पाना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी जुबानी से मैं उस चीज़ को सर के बारे में परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि सर आज इतने बड़े पद पर इन्होंने अपना जॉब मकाम हासिल किया है जो मेरे समझ से मैं अपनी जुबानी से करना सर का इंसल्ट ही होगा। सर, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम बढ़ता बिहार में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और आपके न्यूज़ चैनल का नाम मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सर जैसा हमारे दर्शकों आपको देख रहे हैं, तो सर चाहेंगे कि छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए अपना जो आज तक का आपका जर्नी रहा है उसका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को जरा दें। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं सरदारगंज दलसिंह सराय का निवासी हूँ। जी जी। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश पोद्दार है और माताजी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा CH स्कूल और गांधी स्कूल से ही की है और यहाँ से मैंने तैयारी की, विद्या कुंज में कोचिंग की थी। फिर मेरा सिलेक्शन JEE मेंस के थ्रू IIIT पुणे में हुआ था, जहाँ से मैंने बीटेक किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन गेट की तैयारी की, गेट की एग्ज़ाम की तैयारी की और उसके थ्रू मेरा IIT में एडमिशन हो गया, IIT कानपुर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC, जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, वहाँ मेरी जॉब लगी है एज ए असिस्टेंट मैनेजर जी सर। और विद्युत विभाग ने आपने इतना बड़ा पद पे आज एक कार्य कर रहे हैं। और स्थिति जैसा अगर हमारे समाज में देखा जाए तो अगर जहाँ पर भी दिव्यांगता की बात आती है जी तो सारे लोग का एक गलत संदेश जाता है, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपने ये एक दिव्यांगता का एक अलग सर पहचान दिया है, तो सर उस पर सर क्या कहेंगे दिव्यांगता के ऊपर? दिव्यांगता सिर्फ मानसिक होता है। जी जी। फिजिकल जो होता है उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आपके पास डिप्लोमेसी है तो आप मैनेज कर सकते हैं उसको। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबके साथ, मेरे साथ तो ऐसा केस था जो मैनेजेबल था, तो किसी तरह मैनेज हो गया था। लेकिन जिसके साथ नहीं, जो नहीं कर पाते मैनेज, उसके लिए भी सरकार काफ़ी कुछ करती है और उसको भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखानी चाहिए। और मैं कहूँगा बस फोकस्ड रहिए और कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर ईमानदारी से काम कीजिए। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोग जो भी गांव से पढ़ते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर काफ़ी पैनिक होते रहते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा के अभाव में कोई तैयारी नहीं कर पाते हैं सही से। तो उनके लिए सर क्या आप किस ढंग से सर प्रिपरेशन करते, तैयारी करते देखिए, हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कई लोग सहज होते हैं, भीड़ में पढ़ सकते हैं, लेकिन कई लोग भीड़ में पढ़ने में असहज महसूस करते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन प्रेफरेंस लेते हैं क्योंकि उनको शांति में पढ़ना अच्छा लगता है ज़्यादा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन झेलना चाहते हैं। जैसे कोचिंग में पढ़ने से हमको सामने कंपटीशन दिखता है, हमारा लेवल क्या है ऐसे पता चलता है। लेकिन ऑनलाइन में भी अभी सुविधा आ चुकी है कि हमारे टेस्ट्स होते हैं ऑनलाइन, जिससे हमको ऑल इंडिया में हमारा क्या स्थिति है उससे समझ में आ जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन। मेरे लिए अगर मुझे पर्टिकुलरली पूछेंगे तो मुझे लगता है ऑफलाइन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, जिस प्रकार से सर आपका स्थिति इस प्रकार से था, काफ़ी मतलब एक शून्य लेवल से आपका था। और काफ़ी एक मतलब एक होता है जो स्टूडेंट आम वर्ग में, जो आजकल के गांव देहात में जो स्टूडेंट होते हैं, उन समस्या के साथ आपने झेला है, तो सर उनके लिए बेस्ट क्या रहेगा सर? मुझे लगता है जो अभी गाँव में युवा सब पढ़ाई करते हैं, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं, अधिकतर के खास बारे करके में बोल रहा हूँ। बिहार में जो एग्रीकल्चर या जो एकदम मिडिल फैमिली होते हैं, उनके लिए कोर्स भी परचेज करना काफ़ी कॉस्ट वे में रहता है। देखिए, ऐसा है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी जी। और लोग कई सारे ऐशो आराम की चीज़ों में
इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसान है तो उनके घर में बिजली नहीं होगी, टीवी नहीं होगी, तो आप टीवी फ्रिज खरीद सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। जी जी। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनको ज़रूर सरकार की योजना का लाभ लेना चाहिए। और उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि कई लोग होते हैं जो वाकई में वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो जहाँ है जितना साधन है उतना में ही कीजिए। अभी कुछ कर तो नहीं सकते हम लोग, जहाँ जैसे भगवान भेजे हैं, जिस कंडीशन में भेजे हैं उसी में हमको उभरना पड़ेगा। और भगवान देते भी, मुसीबत भी उसी को देते हैं जो उसे उभरने की ताकत रखता है। जी जी। तो अगर आपको मिला है तो इसका मतलब है भगवान आपको लायक समझते हैं कि आप उससे उभर सकते हैं, इसीलिए आपको दिया गया है। अच्छा सर, जैसे आपका जो रिजल्ट आप जो एग्ज़ाम दिए थे तो वो मतलब सेशन क्या था सर? जो अभी जो आप विद्युत मंत्रालय में सर आपको जॉब लगा है, तो उसका मतलब रिजल्ट का मतलब कब आप क्वालिफाई कब हुए थे सर? 2022 में हुए तो कल। अच्छा 2022 में हुए जी थे। जी। तो उसका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसे रहता है अगर कोई? गेट का एग्ज़ाम बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। जी जी। जो इंजीनियरिंग में बीटेक में हम लोग पढ़ते हैं 4 साल, अच्छा वो पूरा सिलेबस होता है गेट का। अच्छा और उसमें एग्ज़ाम देना होता है, फॉर्म भराता है, आईआईटी सब गेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अच्छा और फॉर्म भर के कोई भी सेंटर दीजिए, नज़दीकी मेरा पटना था, तो वहाँ देके फिर ऑल इंडिया रैंक अगर आपका अच्छा आता है तो कई सारी पीएसयूज़ निकालती हैं वैकेंसीज़ गेट के थ्रू, अच्छा। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आप इंटरव्यू वगैरह दीजिए। अगर आपको कंपनी को लगेगा कि आप लायक है तो आपको सेलेक्ट करती है कंपनी। ऑल इंडिया बेसिस पर एग्ज़ाम होती है, रैंक के हिसाब जी से अपना मेरिट बनता है सर। जी जी। और सर उन स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा संदेश जो बिहार के हैं और बिहार नहीं पूरे यूपी बिहार कहीं से भी हैं, वो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर उनके लिए कोई भी पद पे वो अगर उनका लक्ष्य है तो फिर उनके लिए क्या रहेगा संदेश जो वो अपने पद को मतलब मिडिल फैमिली से होते हुए भी जल्द से जल्द सेटल कर सकें? देखिए, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कारण ढूंढना होगा कि आप क्यों बनना चाहते हैं। जी जी। अगर आपको रियल कारण मिल गया कि आप सच में वो ईमानदारी से करना चाहते हैं, अगर आपको रीज़न मोटिवेशन मिल गया, तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हर बंदा जो भी यूपीएससी क्वालिफाई करता है या आईआईटी क्रैक करता है, जी वो सब भी नॉर्मल स्टूडेंट ही शुरू में रहता है। स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो स्टार्ट करता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई आता ही है तेज होके। स्टार्ट तो सब यहीं करते हैं, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए। और मोटिवेशन ढूंढते रहिए और तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा सफलता, कोशिश कभी छोड़िएगा नहीं। और मुख्य रूप से कहूँगा कि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया हूँ सर को। सर का भी मेरी ओर से आभार है क्योंकि उन्होंने अपनी बहुमूल्य समय हमारे प्रोग्राम के लिए दिए हैं और मैं सदा आभार रहूँगा, मेरा टीम भी सदा आभार रहेगा। लेकिन हाँ, बता दूँ कि आपको सर का जर्नी सुनकर सीखना चाहिए। आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अगर आप पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने लक्ष्य से नहीं भटके। जो आपके समस्या आती है, मुसीबत आपको आता है, उसको झेलते हुए अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करना है। और सर ने जिस प्रकार से जर्नी रखा है तो सर का जर्नी देखकर आप जरूर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रेरणा हो, सर एक प्रेरणा का संदेश बन सकते हैं आपके लिए। तो आपके साथ हम फिर से नए वीडियो, नए जगह, नए कहानी में मुलाकात करते हैं किसी नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद।